जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। तो जो पिछले पार्ट्स में जो मैंने संख्या के वास्तविक संख्या है ना या संख्या का जो वर्गीकरण किया था, तो उस वर्गीकरण में मैंने जिस किसी भी संख्या का जिक्र किया था वो सारी संख्या को एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो यदि यदि इस वीडियो को देखने से पहले आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो वास्तविक संख्या का फर्स्ट पार्ट वीडियो आप देख लीजिए, है ना। तभी इस वीडियो में आप समझ पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। वैसे मैं बता दूं, क्लास 10th की मैथ बता रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। और ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देनी है और बोर्ड एग्जाम में इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जहां से 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। तो इस उद्देश्य से ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन सिर्फ आपको संख्या की पहचान के बेसिस पे पूछी जाती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होता है ना, पूर्णांक क्या होती है, प्रकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। इस प्रकार के कुछ नंबर जिसको आप पहचान जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाना बड़ी आसान होता है। तो इसी मतलब कंसेप्ट को लेकर के, इसी संख्या की पहचान को लेकर के आज का ये सेशन होने वाला है। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, जो बहुत छोटा सा वीडियो है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। और यदि ये सेशन अच्छा लगे, यहाँ से आपको समझ में आए, सीखने में आए, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़ना, है ना। एक प्यारा सा कमेंट भी करना। लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अच्छा, इस परिमेय संख्या का दोस्त यदि हम डिफिनेशन लिखे तो जो आपके बुक में लिखा गया है वैसा संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सके, है ना। वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा, यहाँ पे है कि p और q क्या है, तो मेरे भाई p और q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है ना। अच्छा, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे में हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये एक परिमेय संख्या का बेसिक डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके, p q पूर्णांक है और नीचे में जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि ये डिफिनेशन तो सबको पता है, आई मीन आप भी देख रहे होगे तो ये चीज आपको भी पता होगा। लेकिन इसके बिहाफ पे जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो फिर वहां पे हम लोग फंस जाते हैं कि इनसे आंसर क्या होगा। क्योंकि हम लोग ये डिफिनेशन पढ़ रखे हैं तो इसके बेसिस पे वहां पे आंसर हम लोग का मैच नहीं होता है ना। तो बेहतर यह है कि ये डिफिनेशन के साथ साथ आप सीधा डायरेक्ट नंबर को पहचानने की कोशिश करो। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है तो वहां पे मैंने आपको समझा रखा है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, है ना, वहां पे मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न और तीसरा होता है दशमलव। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि ये तीनों संख्या में से कुछ भी आपको दिख जाए तो उसको क्या बोलोगे, परिमेय संख्या। हाँ, दशमलव में एक दशमलव संख्या होती है शांत अशांत दशमलव, है ना। तो एक होता है शांत दशमलव संख्या और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या में दो गो होता है, एक आवर्ती दशमलव संख्या होता है और दूसरा अनावर्ती होता है, अनावर्ती दशमलव संख्या। तो अनावर्ती वाला जो है सो ये अपरिमेय संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस उलझन में मत रहना कि इसको भी हम परिमेय संख्या बोल देंगे, नहीं, इसको छोड़ करके ये अपरिमेय संख्या है। बाकी जो भी नंबर दिख जाए आपको, चाहे माइनस वाला नंबर दिखे, प्लस वाला नंबर दिखे, जीरो दिख जाए, बट्टा में दिख जाए, दशमलव में दिख जाए, शांत दशमलव में दिख जाए, किसी भी प्रकार का नंबर आपको दिख जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे नंबर को हम लिखने के लिए यदि लिखे तो 7/5 भी परिमेय संख्या है, -7/5 भी परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है। बात समझ रहे, 7 भी परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है, -7 भी परिमेय संख्या है, कुछ भी, है ना, जो मर्जी आप लिख लो, सबके सब परिमेय संख्या है। यदि फर्स्ट पार्ट वीडियो आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या को मैंने वहां पे भी बताने की कोशिश की है। तो सिर्फ वो 3-4 नंबर को छोड़ दोगे ना तो बाकी जिस किसी भी नंबर को आप जानते हो सबके सब क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार के नंबर को आप पहचानने की कोशिश करो। ये डिफिनेशन के बजाय आप नंबर को पहचानने की कोशिश करो, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगा और कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप ये परिमेय संख्या को समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। ये पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, टोटल सब मिला करके जो भी आप नंबर दिख जाए
दशमलव वाला नंबर देखिए, पूर्णांक वाला नंबर देखिए, भिन्न वाला नंबर देखिए, डायरेक्ट बोल देना ये परिमेय संख्या है ना। अच्छा, सीधे सीधे यदि हम बोले कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप बोलना अपरिमेय संख्या को निकाल दो, तो बाकी जो बचेगा उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब अपरिमेय संख्या को बोल रहे हैं निकालने के लिए, छोटा थोड़ा सा है, थोड़ा सा 3-4 को है नंबर, कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 3-4 प्रकार का ही नंबर है, तो वो बस 3 प्रकार के नंबर को आप निकाल दोगे, तो बाकी जो भी बचेगा, पूरी दुनिया में जितनी भी नंबर बचेगी सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो आपके बुक में डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, जहां पे p और q क्या है, पूर्णांक में हो, है ना। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए, है? तो ये किताब में डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे हम, उस संख्या को बोलेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, pq पूर्णांक में हो। तो ये तो ठीक है, डिफिनेशन ठीक है, लेकिन इसके अनुसार हम सवाल को नहीं बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, एक आध क्वेश्चन हम अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे भी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए, है ना। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे, ए में लिखते हैं √2, बी में लिखते हैं हम 5/7, सी में लिखते हैं -17, डी में लिखते हैं 0, है ना। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपरिमेय संख्या को पहचानिए, तो क्या आप ये डिफिनेशन से बोल दोगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, किसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डिफिनेशन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या यह है कि इसके आधार पर हम नंबर को पहचाने कैसे, है ना। तो इन समस्या से निपटने के लिए आप सीधी सी बात याद रखना इस एग्जाम्पल को, है ना, सीधी सी बात याद रखना इस एग्जाम्पल को। पहला नंबर में याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल को याद रखना है रूट के नीचे में अभाज्य संख्या, रूट के नीचे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है वो आगे हम बताएंगे, और फिलहाल अभी आप ये जान लो कि √2, √3, √5, 7, 11 इस प्रकार का जो भी नंबर होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। और एक तीसरा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव, है ना। बस यही 3 प्रकार के नंबर को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब ये अशांत अनावर्ती नंबर क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 47.72415272 इस प्रकार से, है ना। एक मतलब कहने का मतलब यह है कि ये देखिए दशमलव क्या है, अशांत है, दशमलव अशांत है, आगे इनफाइनाइट नंबर आते जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा ये, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं है जो 72 रिपीट करेगा या 724 ऐसे आ रहा है, कोई पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। तो एक इस प्रकार का नंबर एक पाई हो गया, और दूसरा ये, बस यही 3 प्रकार का नंबर अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो यही चीज हम आपको परिमेय संख्या में भी समझा रहे थे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप इसी बात को याद रखना कि अपरिमेय संख्या मतलब इस 3 नंबर को हम छोड़ देंगे, तो बाकी जो भी नंबर बचेगा मेरे लिए, इस 3 नंबर को छोड़ करके बाकी जो भी नंबर बचेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसके आधार पे आप बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या को पहचानना था इसमें से, तो सर ये एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप बताइएगा ये एक भिन्न संख्या है। भिन्न बोलने का तात्पर्य क्या है मेरे भाई, p/q के रूप में क्या बोलते हैं, p/q एक भिन्न होता है ना। भिन्न मतलब होता है कि ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना। तो अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता है, कंडीशन लगा दिया है कि p और q पूर्णांक में होना चाहिए, है ना। तो अपरिमेय संख्या में यदि हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम √2/1 तो लिख लेंगे, p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन था भाई कि p पूर्णांक में होना चाहिए और q पूर्णांक में होना चाहिए। तो q तो पूर्णांक में है, लेकिन p पूर्णांक में नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं होता है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पहचान में आ रहा होगा, है ना। अपरिमेय संख्या को यही 3 नंबर को आप याद रखिएगा। इस 3 नंबर के अलावा आपको जो भी नंबर दिख जाए, जरा सा भी नहीं सोचना है, वो परिमेय संख्या होगा, है ना। बस ये अपरिमेय संख्या को इसी 3 नंबर को याद रखिएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव इस फॉर्मेट को देखिए,
है ना। और यदि लिखने की कोशिश करें जैसे 5.242154721, इस प्रकार से, है ना। मतलब फॉर्मेट को बचाने की कोशिश करो। दशमलव जो है सो आसान था, एकदम इनफाइनाइट नंबर तक चलता जाएगा, और ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। पैटर्न बोलने का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे एक और नंबर हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ पे लिखे, चलिए यहीं पे हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 37.21212121, इस प्रकार से, है ना। अब ये देखो, ये भी अशांत है, दशमलव के बाद नंबर इनफाइनाइट रूप से चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैटर्न को फॉलो हो रहा है। देखिए 21 21 21 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यही चीज हम समझाए कि ऐसा ही नंबर जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा उसको हम अशांत अनावर्ती दशमलव बोलेंगे, और ये अपरिमेय संख्या होता है। तो इस 3 कैटेगरी के नंबर को आप याद रखिएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को आप पहचान जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर पे हम चलते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो अगले नंबर को हम जानते हैं कि ये पूर्णांक क्या होता है। हाँ, ये वही पूर्णांक है जिनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, है ना। तो ये पूर्णांक मेरे भाई होता क्या है कि ये 3 प्रकार के पूर्णांक होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य होता है, और दूसरा धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अच्छा, पूर्णांक बोलने का तात्पर्य यह है, आप इस प्रकार के नंबर को देखो, ये जीरो को तो आप पहचानते होंगे, जीरो से माइनस आ जाओ, पीछे आ जाओ, तो -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से आप पीछे चले जाओ माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार के जो नंबर दिख रहा है ना, ये निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, ध्यान देना, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में लिखा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं है, बट्टा में नहीं है ना। सीधा सीधा जो नंबर दिख रहा है उसी को ध्यान में रखो, ये एक पूर्णांक है और माइनस वाला पूर्णांक है। जीरो भी एक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक बोलने का मतलब 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार का ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसमें दशमलव नहीं है, बट्टा वाला संख्या नहीं है। यदि हम आपसे ये पूछे कि 5/2 पूर्णांक में होगा, नहीं, भाग दे के देख लो, 2.5 होगा, तो दशमलव वाला भी पूर्णांक नहीं है, ये वाला भी पूर्णांक नहीं है। सीधा सीधा जो नंबर दिख रहा है ना, यही संख्या पूर्णांक है, सही है। तो पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर को आप पहचान रहे होगे, है ना। सीधे सीधे नंबर जो दिख रहा है ना, वो पूर्णांक है। अच्छा, यहां से आपको एक बात ये याद रखना है कि ये जो जीरो है, जीरो, जब हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, एक माइनस वाला होता है और एक प्लस वाला होता है, तो ये पूर्णांक जीरो प्लस में है या माइनस में है, तो मेरे भाई ये ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, जीरो जीरो ही है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, जानते हो ना न्यूट्रल, है ना, एकदम बीच में है, ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। हाँ, इसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी इसको हम प्लस में लगा लेते हैं, कभी माइनस में लगा लेते हैं। चलिए, अब ये चीज यदि आप समझ गए, तो यदि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे अऋणात्मक पूर्णांक, है ना, सबसे पहले तो आप नोट में ये चीज लिख लो कि शून्य, शून्य मतलब जीरो, न तो पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो पहला बात ये याद रखना कि जीरो ना तो माइनस है ना तो प्लस है। दूसरी बात आप ये याद रखना कि यदि आपसे हम पूछे, यदि ये चीज आप पूर्णांक को पहचान गए, तो यदि हम आपसे पूछे कि अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, तो बताइए अऋणात्मक पूर्णांक बोलने का मतलब क्या हुआ। अऋणात्मक पूर्णांक बोलने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ऋणात्मक पूर्णांक हमें नहीं चाहिए, तो ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, इससे आगे, है ना। तो अऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार का नंबर, इसको हम अऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, है ना। हाँ, ये बात सही है कि इसको आगे जाकर के हम इसको बोलेंगे, ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि अऋणात्मक पूर्णांक बोलने का मतलब क्या, कि निगेटिव नंबर नहीं चाहिए हमें, है ना। इसी प्रकार से हम लिखे अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, है ना। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक संख्या हमें नहीं चाहिए, धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम, तो बताएंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से हम नंबर बताएंगे,
है ना। अभी इसमें सिर्फ आपको नंबर पहचानना है और वही हम नंबर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नंबर को पहचान सको। ये संख्या सब के बारे में तो आपने सुना होगा, पूर्णांक, प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन संख्या को देख करके आप पता नहीं लगा पाते हो, बोल नहीं पाते हो कि ये संख्या कौन सी संख्या है। तो हम इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट नंबर को देखो, नंबर को देखो और उसको, ये पूर्णांक है ना, कि पूर्णांक क्या क्या होती है। पूर्णांक इसे भी, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। यदि आप ध्यान से देख रहे हो इसे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दशमलव वाला नहीं है, बट्टा वाला नहीं है। तो पूर्णांक सीधा सीधा नंबर पूर्णांक होता है। ठीक है, हम अगला टॉपिक समझते हैं कि भिन्न हमारा क्या होता है। फ्रैक्शन, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना। अच्छा, टॉपिक को समझाने से पहले मेरे भाई, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है ना, बस आपको समझना है, एक बार देखना है और ध्यान से पहचानना है इसको। और यदि पहचान लेते हो तो मार्क बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बिना मेहनत किए आप 12 से 15 नंबर ले सकते हो, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, जहां पे सिर्फ आपको टिक लगाना है, चेन लगाना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे करना है, और 12 से 15 नंबर आप ले सकते हो, है ना। और ये यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाते हो ना, तो क्वेश्चन बैंक में आप देख लेना 2024-25 का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें देख लेना, 24 के एग्जाम में देख लेना 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, उससे ज्यादा पूछा हुआ था, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी बातों को आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ ऐसे वीडियो को मत देखा करो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, है ना। और बहुत ही ज्यादा समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बताओ, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, है ना। ताकि देखो, यदि हमसे आप जुड़ते हो तो क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो क्या होता है कि अगली वीडियो जब भी हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप मेरी वीडियो को देखोगे, क्योंकि आप मेरी बातों को समझ रहे हो, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो करनी चाहिए सब्सक्राइब। चलिए, तो अगला नंबर क्या है, भिन्न। अच्छा, साथ ही साथ क्या है कि जो कुछ भी अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम आपको समझा रहे हैं, इसके लिए आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहे हैं। जो भी अभी हम बताएंगे आपको, इसके लिए आपके पास हम प्रैक्टिस सीट भी तैयार कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सीट जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल बोर्ड लेवल के इक्विवेलेंट है वो, है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों का हम एक सेट तैयार करके आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो वो पीडीएफ जहां से आपको मिलेगा उस जगह पे आपको ले जाएगा, फिर वहां से आप डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन बन गई, अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर यहीं पे आके आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना, वहां पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन भेजने की कोशिश करेंगे। नहीं बन सका तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, भिन्न बोलने का तात्पर्य क्या है मेरे भाई, कि भिन्न को आप लोग जानते होंगे कि भिन्न हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। पी बाय क्यू लिखने का मतलब क्या है कि इसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये हमारा हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, भिन्न में एक बात याद रखना आप, नीचे में जो है ना, सो हर कभी भी जीरो नहीं होता है, हर कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यदि मान लो जीरो आ गया, यदि मान लो किसी ने हर को जीरो कर दिया, तो इसका मतलब वो संख्या अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सपोज करो यदि किसी ने 7/0 लिख दिया, तो ये अपरिभाषित है, ये संख्या अपरिभाषित है ना। और आप लोगों ने भी शायद में भी पढ़ा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो डिफिनेशन मैंने लिखा था, जिसमें बताया था कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका रीजन यही है कि नीचे में जीरो होने पर वो संख्या ही अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कोई परिभाषा ही नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा वो, है ना, मीनिंगलेस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, आगे हम ये बताते हैं कि भिन्न हमारा क्या होता है, कि भिन्न जो है सो 3 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, तो दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न बोलने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलने का मतलब यह है मेरे भाई कि अंश कम होना चाहिए और हर ज्यादा होना चाहिए। भिन्न जो हम लिखते हैं, ये बट्टा में जो भी लिख किया, जैसे यहाँ पे हम भिन्न का एग्जाम्पल लिखे, तो 7/2 भी भिन्न है और 7/8 भी भिन्न है, और 2.4/5 भी भिन्न है ना। ये सब के सब भिन्न है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें देखो अंश ज्यादा है, हर कम है, इसमें अंश कम है, हर ज्यादा है, यहाँ पे पूर्णांक में भी है और भिन्न भी है ना। तो ये जो है ना, इसी को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो उचित भिन्न बोलने का मतलब क्या है कि अंश कम होना चाहिए, अंश कम होना चाहिए और हर ज्यादा होना चाहिए,
तो ऐसी संख्या को यदि हम लिखे तो ये हम लिख सकते हैं 7/15 है ना, 2/5। इस प्रकार का जो नंबर होगा ना उसको हम बोलेंगे उचित भिन्न, जिसका अंश कम होगा और हर ज्यादा होगा। अनुचित भिन्न बोलने का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? जिसका अंश ज्यादा होगा और हर कम होगा। जैसे ये नंबर अंश ज्यादा होगा, अंश ज्यादा होगा और हर कम होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम ये लिख सकते हैं कि 7/2 है ना, 15/8। इस प्रकार का जो भी नंबर होगा जिसका अंश ज्यादा होगा हर कम होगा उसको हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। और मिश्र भिन्न बोलने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जिसमें भिन्न भी हो, एक पूर्णांक भी हो, पूर्णांक प्लस भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन का 2.5/5, मतलब ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है और ये क्या है? ये एक पूर्णांक है ना। जैसे हम ये लिख सकते हैं 5/2/3, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहेंगे। तो चलिए एक और टॉपिक कंप्लीट करिए, भिन्न क्या है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न को भी पहचान गए होंगे कि भिन्न संख्या होती क्या है। और इसको पहचानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, वहां पे आपको लैंग्वेज में लिख करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कि ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश हर से कुछ कम है या ज्यादा है, या उसमें रिलेशन कुछ ऐसे बताता है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि भिन्न जो है ना वो अंश बाय हर के रूप में होता है, इस प्रकार का नंबर होता है। दशमलव को समझते हैं हम लोग, दशमलव क्या होता है। अच्छा, दशमलव संख्या को आप लोगों ने लिख रखा होगा 2.5, ये भी एक दशमलव संख्या है, या ऐसे भी लिख रखा होगा 2.55 है ना, इस प्रकार से लिख रखा, ये भी एक दशमलव संख्या है। या ऐसे भी लिखा होगा 2.532154727287 इस प्रकार से भी लिखा होगा। तो ये भी एक दशमलव संख्या है ना। अब ये तीन दशमलव संख्या, क्या तीनों के तीनों एक ही प्रकार के दशमलव संख्या है? नहीं, तीनों के तीनों अलग संख्या है। तो इस कौन कौन सी संख्या है इसके लिए आपको समझना होगा कि दशमलव संख्या कितने प्रकार का होता है। दशमलव संख्या मेरे भाई दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव होता है। टर्मिनेट और दूसरा नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है? जो दशमलव के 1 अंक 2 अंक 3 अंक मतलब कुछ अंकों तक जाकर के वो सीमित हो जाए। जैसे ये अब 5 के आगे उसका कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब इसके आगे इनफाइनाइट नंबर आने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव और ये दोनों को बोलेंगे अशांत दशमलव, है ना। जो दशमलव के बाद रुकने वाला ना हो उसको अशांत दशमलव बोलते हैं, और जो दशमलव के बाद रुका हुआ है उसको शांत दशमलव बोलते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लिखे तो ये बोल सकते हैं 5.7, 2.17, 4.375। तो ये सब के सब क्या है? शांत दशमलव है। देखो ये 3 अंक के बाद रुका हुआ है, आगे अब कुछ भी नहीं आने है। यदि लगाएंगे तो 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, अशांत दशमलव का मतलब ये होता है जो दशमलव के बाद रुके नहीं, जैसे ये दोनों नंबर दिख रहा है आपको, है ना। तो अशांत दशमलव मेरे भाई, लेकिन ये दोनों नंबर में देखिए एक डिफरेंस है। एक की पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि ये आगे भी 5 ही आएगा, है ना। एक का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, पैटर्न बना के नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन इसकी पैटर्न नहीं है, इसकी कोई पैटर्न नहीं है। आप बता नहीं पाओगे कि आगे नंबर कौन सा आने वाला है। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 93, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा आप ये नहीं बता सकते हैं। तो ये अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हम आवर्ती, आवर्ती रिपीटेड नंबर, और दूसरा बोलते हैं अनावर्ती, नॉन रिपीटेड। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती बोलने का मतलब यह है जो दशमलव के बाद रिपीट करे, जैसे हम लिखिए 37.242424, ये रिपीट कर रहा है। अनावर्ती बोलने का मतलब यह है जैसे हम लिखे 3.145962572 इस प्रकार से, है ना। मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है, आवर्ती है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगला नंबर कौन सा आएगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनावर्ती दशमलव, है ना। तो दशमलव भी आपको समझ में आया कि दशमलव क्या होती है, कितने प्रकार का होता है। अभी तक में दोस्त हमने जिस किसी भी नंबर को देखा वो सारे वो नंबर था जो संख्या का जो एक खानदानी बंटवारा हुआ था, वर्गीकरण हुआ था, वो सारी संख्या था, है ना। पिछली वीडियो को यदि आपने देखा है तो आपको बता रखे हैं हम उसमें कि संख्या का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। एक वास्तविक संख्या था और दूसरा काल्पनिक संख्या था, काल्पनिक संख्या था। यह वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को 3 हिस्से में बांटा गया था, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। दशमलव को 2 हिस्से में बांटा गया था, शांत और अशांत। अशांत को 2 हिस्से में बांटा गया था, आवर्ती और अनावर्ती। इसी प्रकार से भिन्न को 3 हिस्से में बांटा गया था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। पूर्णांक को 2 हिस्से में बांटा गया था, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव। तो अभी फिलहाल मैंने आपको शुरू से अभी तक में इतना ही नंबर को समझाया बताया। अब आगे का जो नंबर होता है ना, वो नंबर क्या होता है कि इसमें से कोई अब बंटवारा होकर के नंबर नहीं बना है ना, यहाँ से कोई सेपरेट होकर के नंबर नहीं बना है। अब यहाँ से जो है सो एक दूसरे के साथ गठबंधन करके नंबर बना है। जैसे हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मेरे भाई बोला जाता है प्राइम नंबर, है ना। आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अच्छा, इसी प्राइम नंबर को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, रूढ़ संख्या, है ना। तो ये भी आप एक नया जानकारी मिला, बहुतों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपको ना पता हो। तो अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है। और इसके यदि डिफिनीशन को आप देखो तो डिफिनीशन ये बोला जाता है कि वैसा संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी दूसरे का भाग उसमें न लगे। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़ दोगे तो बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसका किसी दूसरे नंबर से भाग ही न लगे, है ना। वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं सेल्फ से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब सीधी हम ये बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, है ना, केवल 2 फैक्टर ही हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। अच्छा, यहाँ से शायद ये चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा। बेसिक है कि आप नंबर को डायरेक्ट देखो, है ना। यदि हम नंबर को दिखाएं तो देखिए 2 को यदि आप भाग दोगे तो ये जो है सो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये विभाजित होगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार का जो भी नंबर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसको जो है ना ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, दूसरा कोई नंबर नहीं काटेगा। अच्छा, इसी क्रम में यदि आप ये सोच रहे होगे कि 5 है, 7 है, तो सर बीच में 9 काहे नहीं बोले, तो 9 मेरे भाई ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये 1 से तो कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, बीच में एक 3 से भी कट रहा है। और हमने डिफिनीशन क्या बोला कि एक और स्वयं के अलावा दूसरे से नहीं कटे। तो 9 जो है सो 3 से भी कट रहा है, एक और स्वयं को छोड़ के 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो इस चक्कर में मत रहना कि सर 11 बोले, 13 बोले, तो बीच में आप 15 को काहे छोड़ दिए। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 जो है सो 1 से भी विभाजित हो रहा है, 15 से भी विभाजित हो रहा है, और साथ के साथ 5 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है ना। यदि ये 1 से और 15 से सिर्फ 2 से विभाजित होता, ये दोनों नहीं इसको काट पाता, तो हम बोलते कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन इस दोनों के अलावा ये दोनों भी तो इसको काट रहा है, भाग दे रहा है ना, विभाजित कर रहा है ना, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है ना। तो ये प्राइम नंबर आप समझ रहे होंगे। भाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर जो भी है वो आप समझ रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि आपसे हम ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है ना। सम संख्या अभी हम बताएंगे, फिलहाल आप जान लीजिए सम संख्या क्या है कि जिसमें 2 का भाग लग जाए। तो 2 जो है ना, ये 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा भी है, सम भी है, अभाज्य भी है ना। दूसरी क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2 जो है सो इकलौता ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 2 मेरे भाई इकलौता ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। अच्छा चलिए, यदि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं लगे, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 होगा, है ना। देखो एक को विषम संख्या है, बाकी सबके सब विषम में है ना। तो चलिए आगे हम देखेंगे। फिलहाल अभी लिखिए भाज्य संख्या, उसके बाद लिखिए अभाज्य के बाद लिखिए भाज्य संख्या। लिखिए भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। हाँ, इसको आप यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या। अच्छा, ये जो भी संख्या हम लिखे हैं, ये संख्या बोलने का क्या तात्पर्य है? ये संख्या बोलने का ये मतलब है वैसा संख्या जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल में लिख दे 4, तो ये 4 को देखिए, ये 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और साथ के साथ 2 से भी कट रहा है ना। तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे यौगिक संख्या, जो एक और स्वयं को छोड़ दो तो बाकी अन्य संख्या से भी ये कटे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल में लिखिए यही 15 है ना, तो 15 देखो 1 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य संख्या से भी विभाजित हो, है ना। लिखेंगे हम वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी नंबर को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में यदि बताने चाहे हम तो 2, 3 तो नहीं होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 होगा, 15 होगा। ये जो भी संख्या है ना, ये एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और किसी अन्य से भी कटेगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? नंबर को पहचानना मेरे भाई, है ना। इस नंबर को बोलेंगे हम भाज्य संख्या। सही है। अगला नंबर हम जानते हैं मेरे भाई कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये अकेले नहीं होता है, जोड़े में होता है। को प्राइम नंबर जोड़े में होता है ना, ये अकेले नहीं होता है। और जोड़ा मतलब ऐसे नंबर का जोड़ा जिसका मौसा 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम? वैसी नंबर का जोड़ा जिसकी मौसा 1 हो। दो संख्या जिनका मौसा 1 हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे में हम आपको ये बताएं कि 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्या है। यदि दोनों सहअभाज्य संख्या को आप मौसा देखो तो 1 होगा, मौसा तो निकालने आता होगा, है ना। ऐसे 2 में 3 से भाग दोगे तो 1 से कटेगा, 2 1, अब 1 से दोबारा फिर भाग दे दो 2 में, 2 से भाग दोगे 2 कट जाए। तब तक ये भाग करते रहो जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, तब तक भाग करते रहो जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। तो लास्ट भाजक जो होता है ना, वो हमारा मौसा होता है। तो दोनों का मौसा कितना है? 1 है। सहअभाज्य संख्या को ऐसे ही पहचानते हैं कि ये जोड़ा में होता है, और ऐसे नंबर का जोड़ा जिसका मौसा 1 होगा। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो जो विचार रहे हो ना, 3 और 7 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 7 15 को बोले ये भी सहअभाज्य संख्या है। 3 और क्या कहते हैं हम लिख दे, और क्या लिख दे, 5 लिखे, ये भी सहअभाज्य संख्या है ना। बात समझ रहे हो? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 को संख्या का जोड़ा जिसका मौसा 1 होना चाहिए। अच्छा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो लगातार संख्या सहअभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा? सोच के देखो। यदि 2 लगातार संख्या की बात कर ले हम, जैसे मान लो कुछ भी 2 को लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं और 9 लिख लेते हैं, लगातार 2 है, तो ये सहअभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई मौसा निकाल के देख लो, इसका मौसा 1 होगा, इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। तो ये सहअभाज्य संख्या, कुछ भी नंबर लिख लो ना आप, 16 लिख लो, 15 16 सहअभाज्य संख्या होगा। 4 5 लिख लो, सहअभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्या, दिख रहा है ना, 2 लगातार संख्या सहअभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। सही है। सम संख्या, इसी को बोलते हैं इवेन नंबर। दोस्त फिर से, यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे आप सीख रहे होगे, और यदि आप नोट्स बना रहे हो, है ना, ये मत सोचो कि मैं पहले बार, इससे पहले भी पढ़ चुका हूँ, मेरे पास कॉपी है। भाई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। आप पहले पढ़ चुके हैं तो इस बार रिवीजन हो जाएगा आपका। दोबारा लिखोगे, नोट्स बनाओगे, कॉपी पे लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, लिखने की आदत बनेगी, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे, राइटिंग आपका अच्छा होगा, है ना। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है।
है ना। यदि आप पहले से पढ़ चुके हो तो इस बार रिवीजन कर लो, कॉपी बना चुके हो तो दोबारा फिर से कॉपी बना लो, आप प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की आदत बन जाएगी, है ना। लेकिन कॉपी लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, यदि आप वीडियो देख रहे हो सीख रहे हो तो कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी पे नोट्स बनाया करो, है ना। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, यदि आपके लेवल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास, अच्छे से अच्छे ग्रुप में अच्छे से अच्छे दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को शेयर करो। अब जानते हैं हम लोग सम संख्या क्या होता है ना। तो सम संख्या के बारे में हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, है ना, अभी जिक्र किए थे, वैसा संख्या जो 2 से कट देगा, विभाजित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लिखे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब जो भी नंबर है ना, ये सम संख्या है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो जाता है मेरे भाई कि यदि सोचो ये तो छोटा एक अंक 2 अंकों की संख्या है, तो आप समझ लेते हो कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन यदि बड़ा सा नंबर दे दे, 4 अंकों का नंबर दे दे, 5 अंकों का नंबर दे दे, तो आप कैसे पहचानोगे कि सम संख्या है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई कि 2 से वही संख्या कटेगा जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, है ना। तो इसको डिफिनीशन के तौर पे हम ये लिख सकते हैं कि वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसका जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक ये होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। अच्छा, इकाई अंक दहाई अंक ये तो जानते होंगे, जैसे हम ये एग्जांपल लिखते हैं 4, 5, 9, 7, है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, हजार अंक, इस प्रकार से ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर से पढ़ते हैं, इधर से। और इकाई अंक कितना है, 7 है, और इकाई अंक 7 है, ये इससे नहीं है ना, मतलब ये सम संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो सम संख्या हम लोग कैसे जानेंगे कि जो 2 से विभाजित होगा, या दूसरे हम ये बोल सकते हैं कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। चलिए, ऐसे ही एक और संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर, ओड नंबर। अच्छा, विषम संख्या हम किसको बोलेंगे, तो जस्ट इसके उल्टा, जो 2 से नहीं कटे या जिसके इकाई अंक में ये ना हो। सही बात है ना। तो विषम संख्या क्या बोलेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित नहीं हो, है ना, उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण 1 लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब के सब क्या है, विषम संख्या। इसको आप 2 से भाग दोगे ना, नहीं कटेगा ये। या इसके जैसे डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं कि वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसका इकाई अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, नहीं हो। या अथवा हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इकाई अंक ये नहीं होगा तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, इकाई अंक, इकाई अंक ये नंबर होगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जिसके अंतिम का इकाई अंक जो है 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये इकाई अंक में होगा तो ये 2 से कटबे नहीं करेगा, है ना, और 2 से नहीं कटेगा तो ये संख्या विषम संख्या कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि अभी मैंने जितना भी संख्या का जिक्र किया है वो संख्या आपको समझ में आया होगा और संख्या की पहचान आपको हो रहा होगा, है ना। तो अभी हम सम संख्या और विषम संख्या बता रहे थे आपको, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट का जिक्र कर लेते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या में आते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक कंसेप्ट का जिक्र कर लेते हैं, ध्यान से हट रहा था। सम संख्या, सम संख्या को हम क्या देखें, जो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, है ना, ये हमारा सम संख्या है। और विषम संख्या में हम क्या देखें, विषम संख्या में हम देखें कि 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या बोलेंगे। लेकिन सोचो, यदि 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब 2 उसका एक गुणनखंड होगा। सम संख्या यदि 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब 2 क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे नहीं समझे, जैसे देखिए एग्जांपल, यदि हम बोलते हैं कि 12 हमारा सम संख्या है, इसका मतलब 12 2 से विभाजित हो रहा है ना। कैसे, 2 गुने 6,
यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 इसका एक गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है। हम 6 के बारे में हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, हम 2 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए 26 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 का गुणनखंड इसका होगा, क्योंकि 26 सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो 2 इसका एक गुणनखंड होगा। कैसे? देखिए ऐसे, है ना, 2 भी गुणनखंड है और 13 भी इसका गुणनखंड है। तो आगे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये तो कंफर्म है कि यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 गुणनखंड होगा, सम संख्या का एक 2 गुणनखंड होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी आप नंबर ले लो, यदि उसमें 2 का गुना कर दे तो वो संख्या क्या बनेगा? सम संख्या बनेगा। कुछ भी नंबर ले लो। चलो हम ये बोल रहे हैं कि 17 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कटने वाला है। और यदि हम इसमें 2 का गुना कर दे, 17 में यदि हम 2 का गुना कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यदि 2 का गुना कर दिया तो जो भी नंबर होगा वो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो जो भी नंबर बन रहा है ना, ये एक सम संख्या बन गया। बात समझ में आ रहा है? तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सम संख्या जो है ना, सम संख्या किसी भी संख्या में 2 का गुना कर दोगे तो उसको जबरदस्ती सम है फिर भी या नहीं है फिर भी वो सम बन जाएगा। यदि सम 2 का गुना कर दो, सम संख्या है 2 का गुना कर दो सम ही बनेगा, विषम संख्या है 2 का गुना करो फिर भी वो सम संख्या ही बनेगा, है ना। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या में 2 का गुना होने पर वह संख्या सम संख्या बन जाएगा। किसी भी संख्या में 2 का गुना करेंगे तो वह संख्या क्या होगा? सम संख्या बन जाएगा। अब यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि सम संख्या का साधारण रूप, जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? तो यहां से हम ये लिख सकते हैं मेरे भाई कि किसी भी पूर्णांक p के लिए या q के लिए, किसी भी पूर्णांक q के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि संख्या कुछ भी हो, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, यदि 2 का गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? सम संख्या बनेगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि कोई भी पूर्णांक है q, तो सम संख्या का रूप क्या होगा? क्या होगा? 2 का गुना कर देंगे 2q, है ना। कंफर्म है ये सम संख्या होगा ही होगा। देखो q किसी भी पूर्णांक, मतलब ये सम है या विषम है हमें इसका जानकारी नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अब यदि 2 का गुना कर दिए ना तो ये कंफर्म है कि q कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, अब 2 का गुना कर दिए ना तो जो नया संख्या बनेगा वो सम संख्या ही बनेगा। आपको यही चीज समझा रहे हैं, है ना। तो इस बात को मेरे भाई याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि हम सम विषम नंबर को कंफर्म करना हो तो विषम संख्या को कंफर्म तभी कर पाएंगे जब वो सम संख्या के बारे में हमें कंफर्मेशन मिले। और सम संख्या को हम कैसे कंफर्म कर पाएंगे? जब तक हमें यह ना दिख जाए कि किसी भी संख्या में 2 का गुना है, जब तक आपको ये ना दिखेगा कि किसी भी संख्या में 2 का गुना है, तब तक आप नहीं पहचान पाओगे कि वो संख्या सम है या विषम है। तो इस बात का आप याद रखिएगा कि कोई भी नंबर होगा यदि उसमें 2 का गुना है तो वो संख्या सम संख्या होगा। सही है? कोई भी नंबर हो यदि उसमें 2 का गुना है तो संख्या सम संख्या होगा। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं कि मान लो यदि हमने p के बारे में पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि p कोई संख्या है, इसको हम 6p के रूप में लिखे हैं, तो 6p हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है? यदि p कोई पूर्णांक है और हमसे ये पूछे कि 6p सम होगा या विषम होगा, तो कैसे बताएंगे भाई? हमें देखना है कि इसमें 2 का गुना है कि नहीं है। तो यदि आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि 2 का गुना है, इसमें 2 का गुना है। 6p को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 का गुना है, इसका मतलब ये क्या है? ये सम संख्या है। ये क्या है? नहीं है, हमें नहीं पता, सम है या विषम है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें हमको दिख रहा है कि 2 का गुना है, तो ये सम संख्या है। और आप सोच के बताओ कि सम संख्या में एक जोड़ देंगे चाहे एक घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें? विषम संख्या मिलेगा। सम संख्या में आप एक जोड़ दो चाहे एक घटा दो, देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो हम 8 बोले, 8 में आप एक जोड़ दो, कितना मिलेगा? 9, विषम संख्या। 8 में से आप एक घटा दो, क्या मिलेगा? 7, विषम संख्या मिलेगा। तो सम संख्या में आप एक जोड़ो चाहे एक घटा दो, क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या मिलेगा। तो आप यहाँ से एक बात को याद रखना मेरे भाई, किसी भी पूर्णांक के, किसी भी पूर्णांक रहे, q रहे, k रहे, l m n कुछ भी रहे, तो सम संख्या के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 2 का गुना करके लिखेंगे। और यदि विषम संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा तो पहले हम सम संख्या बनाएंगे, 2 का गुना करके सम बनाएंगे, उसके बाद उसमें एक जोड़ना होगा तो एक जोड़ेंगे, घटाना होगा तो एक
घटा देंगे। मतलब यहाँ पे यदि हम ये लिखे कि विषम संख्या का रूप क्या होगा, है ना, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट किसी भी पूर्णांक q के लिए विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो q को पहले हम 2 को गुना करके सम बना देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। चाहे कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा 2q माइनस 1, है ना, बस कॉमन सेंस से सोच के देखो। अच्छा मान लो यदि ऑप्शन को बदल दे, हम 2q में से हम 1 जोड़ने के बजाय 3 जोड़ दे, तो मेरे भाई यदि 2q सम संख्या है तो 3 जोड़ने पे भी क्या होगा, सोच लो ना, यदि 4 सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, उसमें यदि हम 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7, ये भी सम संख्या ही होगा, है ना। तो 1 जोड़ दे, चाहे 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, है ना। एक छोटा सा एक फॉर्मेट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है एग्जाम में। यदि 12-15 नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसमें से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो ये फॉर्मेट को आप पहचानने की कोशिश करोगे। चलिए अब अगला नंबर को हम देखते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को समझना है क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या मतलब गिनती की संख्या क्या जीरो भी गिनती का संख्या है, या केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 ही गिनती का संख्या है ना। तो खैर इस उलझन में हमें नहीं पढ़ना है, हमें आपको समझाना, मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपको नंबर को पहचानना है ना। तो ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नहीं कहते हैं, इस उलझन में मत पड़िए, आप सीधे सीधे ये बात समझिए कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे लिखते जाओगे, कहाँ तक लिखते जाओगे, अनंत तक लिखते जाओगे प्लस में, है ना। ध्यान देखना, इसमें हम जीरो नहीं लिखे हैं, माइनस वाला भी नहीं लिखे हैं, ना ही दशमलव वाला लिखे हैं, ना ही बट्टा वाला लिखे हैं, है ना। बिल्कुल आंख फाड़ के देख लो, इसमें ना तो जीरो लिखे हैं, ना तो माइनस वाला लिखे हैं, ना तो बट्टा में लिखे हैं, ना तो दशमलव में लिखे हैं। जो नंबर आपको दिख रहा है बस वही प्राकृतिक संख्या है, जो दिख रहा है ना, बस इसी नंबर को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अच्छा यदि ये नंबर को आप समझ रहे हो तो एक और नंबर हम लिखते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलेंगे हम, कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दो तो उसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ना आगे, इसमें भी आप देखना ध्यान से, हम दशमलव वाला नहीं लिखे हैं, बट्टा वाला नहीं लिखे हैं, माइनस वाला नंबर नहीं लिखे हैं, रूट अंडर वाला नंबर नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस प्रकार का नंबर को ही हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, सही है। अब ऐसे नंबर को हम देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब के सब पूर्णांक है, ये प्राकृतिक संख्या भी एक मेरे भाई पूर्णांक है। यदि आपको पूर्णांक के बारे में पता है तो आप बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है ना। यदि पूर्णांक के बारे में पता है तो आप बोलोगे कि पूर्ण संख्या भी एक पूर्णांक है ना। अच्छा पूर्णांक के बारे में और भी ज्यादा जानकारी है तो आप बताओगे कि सर ये अऋणात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है ना। इसी प्रकार से आप ये बताओगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। तो ये एक नंबर की पहचान है मेरे भाई। यदि आपने पिछले अभी आज के लेक्चर में अभी तक जो पहले से पढ़ते आए हो ना, उसमें यदि आप ध्यान रखे हो, नोट्स बनाए हो, तो आप देखो नंबर को पहचानो और देखो क्या ये वही सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा है। अच्छा यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो लैंग्वेज को सही से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस सेट में लगा के रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बना करके आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, खुला हुआ है, जी मर्जी, है ना, जितनी मर्जी आप जी भर के कमेंट करना, है ना। अच्छा देखिए, यदि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बोले, प्रत्येक लगा हुआ है,
नहीं, देखिए प्रत्येक में जीरो भी आता है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछे कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है या नहीं है पूर्णांक है, ये जो भी दिख रहा है ना ये पूर्णांक ही है ना। तो ये नंबरों का एक जो है नामांकन जो बताया, वर्गीकरण बताया, या नंबर का एग्जाम्पल देकर के जो आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन जो ये सेशन था इसको आपने एंजॉय किया होगा, यहाँ से कंसेप्ट को सीखा होगा, और जिस कंसेप्ट को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वो भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है आपके पास, किसी तरह से हम आपको समझाने में नहीं समझा सके, तो उसके लिए आप कमेंट करना, जरूर आपका कमेंट पढ़ेंगे, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और याद रखना, प्रैक्टिस के लिए आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उसको प्रैक्टिस करना। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे, है ना। तो परफेक्ट बनना है, नंबर लाना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है। तो ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक से मिलेंगे। इसी चैप्टर के लिए नए टॉपिक होगा।